Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today in this video will be parathyroid glands. पैराथायरॉयड ग्लैंड खाकी कलर के 4 ग्लैंड्स होते हैं जिनकी लेंथ 6 मिलीमीटर होती है और ये 30 से 50 मिलीग्राम्स के होते हैं. दे आर 4 इन नंबर प्रेजेंट ऑब्वियसली बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड. इसकी पोजीशन है कि दो हमारे पास सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं. दो सुपीरियर है 6 मिलीमीटर के मैं ग्लैंड बना रही हूँ. दो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड हैं जो कि रिकॉर्ड कार्टिलेज के लेवल पे होते हैं. दे लाइज पोस्टीरियर टू द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. जबकि नीचे वाले जो हैं इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड दे लाई एंटीरियर टू द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. इन दोनों की ब्लड सप्लाई होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी. ठीक. हिस्टोलॉजी में वो कहता है कि चीफ सेल्स होते हैं जो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करते हैं. ऑक्सीफिल सेल्स भी और स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू ऑब्वियसली वो होगा ही जो उसने सारे सेल्स को कंपैक्ट करके रखा हुआ है. फंक्शन क्या है? ये फंक्शन पैराथायरॉयड हार्मोन का एक ही है, वो ये कि उसने पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करना है जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट एरिया से. 3 टारगेट एरियाज उसने बताए हैं. एक बोन है, एक गट है और तीसरा किडनी है. उसने कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर फेंकना है. अगर ये सारा कैल्शियम यहाँ से एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर फेंकता है तो इसका मतलब इसका जो सेंसर है वो हाइपोकैल्सीमिया सेंसिटाइज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन को. ठीक. पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स जब भी ज़्यादा होंगे पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स यह करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट. पहले इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं. ऑस्टियोक्लास्ट बोन पे कैसे एक्ट करता है? ऑस्टियोक्लास्ट को प्रमोट करता है, एक्टिवेट कर देता है. अब जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं वो क्या करते हैं? कैल्शियम को ऑब्वियसली बोन रीअब्जॉर्ब करते हैं. बोन रिजॉर्ब करेंगे. बोन रिजॉर्प्शन से कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा. इसी तरह वो किडनी में क्या करेंगे? किडनी में एक होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वो फॉस्फेट को इनहिबिट करेंगे एब्जॉर्ब होने से. वो कहेंगे फॉस्फेट अब्जॉर्ब ना हो, इसे बाहर भेजो, आउट कराओ इसे. और कैल्शियम को किसी सूरत आउट नहीं कराना, उसे इन कराना है. इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाहर जाने नहीं देता. पैराथायरॉयड हार्मोन जैसे बताया कि सीरम कैल्शियम लेवल से सेंसिटाइज हो जाता है. 2 to 4 मिनट्स तक इसकी हाफ लाइफ होती है. इस हार्मोन की सेंसिटाइज हुआ, पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट किया और 2 to 4 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ है. ठीक. हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की हम बात करते हैं. हाइपरपैराथायरॉयडिज्म 3 टाइप्स का होता है. एक है हमारे पास प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है टर्शियरी. प्राइमरी ये कि मसला ग्लैंड के अंदर ही है. यहाँ तो एडिनोमा है. 90% ऑफ द केसेस एडिनोमा हो सकता है. यहाँ कार्सिनोमा या फिर हाइपरप्लेजिया. कार्सिनोमा इतना रेयर होता है, इसे 1% लगा लो, और हाइपरप्लेजिया 10 to 13%. ठीक. 85 to 90% है. सेकेंडरी मतलब ये कि कहीं और मसला हुआ है जो इफ़ेक्ट कर रहा है किसी और ऑर्गन को, बट इनडायरेक्टली क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है. व्हेन एवर कैल्शियम लेवल इन ब्लड डिक्रीजेस तो उसकी वजह से ये सेंसिटाइज हो जाता है और पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम सिक्रेट करता है. सेकेंडरी में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या फिर मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन GIT. और तीसरी चीज़ है हमारे पास जो टर्शरी है. टर्शरी में क्या होता है कि ग्लैंड जी ऑटोनॉमस हो जाता है, मादर पिदर आज़ाद. उससे हाइपोथैलेमस से क्या लेना देना, बाकी क्या सेंसिटाइज कर रहे हैं मुझे कि मैं कैल्शियम को अब्जॉर्ब कराने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करूँ ना करूँ, बस मैंने तो करते रहना. तो ये एक हाइपर की स्टेट है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की स्टेट है. Hyperparathyroidism also presents in men 1 and men 2B. हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा और तीसरा भी है एक पेंक्रियाटाइटिस या पेंक्रियाटिक कोई इस तरह का मसला है. तो ये चीज़ें मेन 1 मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम और मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया 2B में तो ऑरल
भी गैंग्लियोमास आ जाते हैं, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और फियोक्रोमोसाइटोमा सारे मिलके MEN 1 MEN 2 भी बनाते हैं। तो ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मैन के अंदर भी आता है। अब इस पैराग्राफ में इसने यही बताया हुआ कि ऑटोनोमस, सेकेंडरी, प्राइमरी क्या होते हैं। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म को हम पढ़ते हैं, जिसमें बताया एडिनोमा 85 to 90%, हाइपरप्लेजिया 13%, कार्सिनोमा 1 to 2% होता है। और ये मैन इट आल्सो कर MEN 1 एंड MEN 2A, सॉरी MEN 2A। ठीक, क्लिनिकल फीचर्स बहुत मजे के। क्लिनिकल फीचर्स में बताता हूँ, ऑब्वियसली कैल्शियम ने राइज करना है। कैल्शियम 3 टारगेट ऑर्गन्स है इसके, बोन, गट और किडनी। ऑब्वियसली कुछ भी ख़राब हो तो CNS ने इन्वॉल्व होना ही होना था। तो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स को इस तरह याद कर सकते हैं, किडनी स्टोन्स, ब्रोकन बोन्स, एब्डोमिनल ग्रोइंस, ऐसे लिखा हुआ किडनी स्टोन्स, ब्रोकन बोन्स, एब्डोमिनल ग्रोइंस, साइकेट्रिक मोन्स एंड फटीग ओवरटोन्स। किडनी स्टोन्स क्यों? क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा है, कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया है तो कैल्शियम स्टोन्स बनाएगा। ब्रोकन बोन्स ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो गए, लीड टू फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियाइटिस, फाइब्रोसिस सिस्टिका, इसे ब्राउन ट्यूमर भी कहते हैं। एब्डोमिनल ग्रोइंस, कैल्शियम ज़्यादा है तो GIT में इट कॉज कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, नोजिया, वॉमिटिंग। इट कैन लीड टू पेप्टिक अल्सर एंड एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। साइकेट्रिक मोन कुछ भी अफेक्ट कर रहा है तो CNS पे भी अफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट इन रिलीजिंग हार्मोन्स और रिलीजिंग नर्वस इम्पल्सेस। चौथा, 1 2 3 5वां, फटीग ओवरटोन्स में देयर विल बी सिम्टम्स ऑफ लेथार्जी, फटीग, डिप्रेशन, साइकोसिस, एटेक्सिया, डिलीरियम इन कोमा। डायग्नोज कैसे करेंगे आप हाइपरपैराथायरॉयडिज्म को? बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल ज़्यादा होंगे प्लस हाइपरकैल्सीमिया होगा। दूसरी चीज़, जब भी कैल्शियम ज़्यादा इसमें करना है, कैल्शियम अगर वो ज़्यादा करता है एब्जॉर्ब तो फॉस्फेट को बाहर आउट भी कराता है, तो हाइपोफॉस्फेटेमिया भी आपको देखने में मिलेगा। हाइपोफॉस्फेटेमिया विद एलिवेटेड यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन। कैल्शियम ज़्यादा है तो थोड़ा सा यूरिन, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा यूरिन में भी जाएगा तो यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन ज़्यादा है। इन केस अगर आपको एक सिनेरियो आता है जिसमें यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन कम है बट सीरम कैल्शियम वो बहुत ज़्यादा है, तो ये एक फेमिलियल सिंड्रोम है, फेमिलियल हाइपर कैल्सीमिक हाइपोकैल्सीयूरिक सिंड्रोम, हाइपरकैल्सीयूरिया सिंड्रोम ना, ये एक पूरा सिंड्रोम है, फेमिलियल है बेसिकली ये कंडीशन, जिसमें लो कैल्शियम एक्सक्रीशन है और सीरम में कैल्शियम ज़्यादा है। वो ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुए हैं, बोन रिजॉर्ब हो रही है, तो ऑब्वियसली अल्कलाइन फॉस्फेटेस ने ज़्यादा होना ही था। ट्रीटमेंट इसकी सर्जरी है, बट हमें कैसे पता लगेगा इसकी सर्जरी करनी है नहीं करनी, कितने लेवल पे होगा पैराथायरॉयड हार्मोन की फंक्शनिंग किस तरह की होगी जो हम करेंगे नहीं करेंगे। वो कहता है कि अगर सीरम कैल्शियम 1 मिलीग्राम डेसीलीटर अबव द अपर लिमिट है, नॉर्मल सीरम कैल्शियम इज 8.5 to 10.5 राइट मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर पूरा 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बढ़ जाए, मतलब अपर लिमिट से एक पूरा मिलीग्राम पर डेसीलीटर अबव द अपर लिमिट हो जाए अब द नॉर्मल, तो हमें कर लेनी चाहिए सर्जरी। 11.5 हो जाए, 24 आवर्स यूरिनरी कैल्शियम ग्रेटर देन 400, क्रेटिनिन क्लियरेंस वो भी रिड्यूस हो जाएगी विद 30%, बोन मिनरल डेंसिटी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपेनिक स्टेट में होगा बंदा। प्री ऑपरेटिव लोकलाइजेशन कैसे करते हैं? वैसे तो हम बायोकेमिकल टेस्ट करा के पता लगाते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है कि नहीं। लोकलाइजेशन के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं बाय यूजिंग द मीबी स्कैन। मीबी स्कैन में टेक्नीशियम 99 लेबल्ड सिस्टामीबी आइसोटोप और वो लोकलाइज करता है। 80% ऑफ एडिनोमास लोकलाइज हो ही जाते हैं और हाइपरप्लेजियास भी लोकलाइज हो जाते हैं। अब आपने क्या किया जी, सर्जरी की, आपको ये एक एडिनोमा मिला, 4 होते हैं ना, ये एडिनोमा था, बाकी चारों नॉर्मल ग्लैंड से। आपने निकाल दिया इस एडिनोमा को, आपने निकालने के बाद 10 मिनट वेट करना, ठीक है, 10 मिनट वेट करना और देखना है क्या आया, हाइपरपैराथायरॉयड हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हुई है। अगर 10 मिनट के अंदर 50% या उससे भी ज़्यादा और ग्रेटर फॉल आ जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन में, मतलब 10 मिनट के अंदर 50%, मतलब अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की कंसंट्रेशन थी 20 से वो 10 या 8 की तरफ चली जाती है, आधे से भी ज़्यादा कम हो जाती है उसकी कंसंट्रेशन, इसका मतलब एडिनोमा ही वो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की कॉज था। बाकी ग्लैंड्स को एज इट इज़ लीव कर दो, कोई मसला नहीं, इसको निकाल दिया, खैर इसको निकालना ही था। लेकिन ना सिचुएशन जहाँ सारे ग्लैंड्स
बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो पैराथायराइड हार्मोन, हम क्या करते हैं, चारों को निकाल देते हैं। चौथे का एक नॉर्मल वेट 50 मिलीग्राम होता है ना, इसको नए पेज पे कर लेते हैं। चारों एडिनोमास बने हुए थे, हमने चारों को निकाल दिया। मैंने बताया था नॉर्मल जो वेट होता है पैराथायराइड हार्मोन के, पैराथायराइड ग्लैंड का, वो होता है 50 मिलीग्राम। चारों निकालने से चौथे में से हम लोगों ने 50 मिलीग्राम का पैराथायराइड ग्लैंड पकड़ा। पैराथायराइड ग्लैंड पकड़ के हम लोगों ने उसे या स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड में ऑटो ट्रांसप्लांट कर दिया, या ब्रेकियोरेडियालिस में, आम का ये मसल है ना, ब्रेकियोरेडियालिस में भी उसे ऑटो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या फिर जो नेक के मसल्स होते हैं स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड, वहाँ भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड में, ये ब्रेकियोरेडियालिस में। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है सर्जरी की? एक तो ये कि फेलियर ऑफ द प्रोसीजर, क्योर हो ही ना, फेलियर टू अचीव क्योर। यहाँ पे जो नर्व गुजर रही होती है, जैसे बताया कि सुपीरियर के पीछे से गुजर रही होती है और इन्फीरियर के आगे से गुजर रही होती है। रिकरेंट लेंजियल नर्व इंजरी हो जाए, एकदम सब निकल गया तो हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाए, या फिर रिकरेंसी इन हाइपर पैराथायराइडिज्म वो आ जाए। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म, मेडिकली आप माइल्ड केसेस को, ऑब्वियसली जिनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी, जो इस इंडिकेशंस पे नहीं आएंगे, इन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसे कैसे ट्रीट कर सकते हो मेडिकली? उन्हें पानी ज़्यादा पिलाएं, डिक्रीज डाइटरी कैल्शियम, सेसेशन ऑफ थायराइड एंड लिथियम थेरेपी बाय थायराइड एंड लिथियम बिकॉज दे कॉज कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया। तो इन चीज़ों को इनहिबिट करें जो कैल्शियम ज़्यादा दे रही है। बिसफॉस्फोनेट्स एंड एस्ट्रोजन थेरेपी, बिसफॉस्फोनेट ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करते हैं तो ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगा कैल्शियम इन सर्कुलेशन। कैल्शियम रिसेप्टर एगोनिस्ट दें, एक्साइटिंग द प्रॉस्पेक्ट, इसकी जो है अभी तक इन कंसिडरेशन है कैल्शियम रिसेप्टर एगोनिस्ट। जिनको पैराथायराइड हार्मोन के क्राइसिस होते हैं, मतलब एकदम हाइपर कैल्सीमिया हो जाए ग्रेटर देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर या 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब कैल्शियम की कंसंट्रेशन एकदम पैराथायराइड हार्मोन जिसकी अपर लिमिट 10.5 हो एकदम 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कर दे, तो ऐसे में बंदे को कन्फ्यूजन, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन होगा। हम लोगों ने क्या करना मेडिकल ट्रीटमेंट में, क्राइसिस को रोकने के लिए एकदम सर्जरी तो नहीं प्लान कर सकते ना, इंट्रावेनस सलाइन देंगे, बिसफॉस्फोनेट देंगे और उस पर्सन को आईसीयू में एडमिटेड रखेंगे। सेकंड ये टर्शियरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में जैसे बताया कि अगर खुदा खास्ता एक बंदे को किडनी का मसला है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, वो किडनी डायलिसिस पे है, हमें पता है कि कैल्शियम को कौन अब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम इज़ अब्जॉर्ब बाय विटामिन D3 एक्टिवेट होता है दो जगहों पे, एक लिवर में जाके 25 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज से और एक किडनी में 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज से, राइट। तो किडनी में अगर 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज ना बने तो कैल्सी ट्रायोल नहीं बन सकता, कैल्सी ट्रायोल नहीं बन सकता। और जब ये कैल्सी ट्रायोल नहीं बनेगा तो फिर कैल्शियम कैसे रीअब्जॉर्ब करेगा? इन केस अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और विटामिन D3 नहीं बन रहा तो कैल्शियम भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में सीरम कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम होगी, दैट विल गिव अ सिग्नल टू पैराथायराइड ग्लैंड कि वो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करे। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। अगर हम रीनल ट्रांसप्लांट कर दें तो बचा जा सकता है, ठीक। और ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस उसको कैल्शियम सप्लीमेंट दें, विटामिन D सप्लीमेंट्स दें। टर्शियरी ऑटोलॉगस, सेकेंडरी पैराथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म अगर एक्सेसिव प्रोड्यूस करने लग जाए पैराथायराइड हार्मोन ऑटोनॉमसली, तो इसे कहते हैं टर्शियरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। कि इवन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन वो बाज नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करी जा रहा है, तो इसको टर्शियरी हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं। ऐसे सिनेरियो में टोटल पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड की थायराइडेक्टमी करते हैं और उसके लाइफ लॉन्ग सीरम कैल्शियम और विटामिन D रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लगा देते हैं। और इवन ये भी कर सकते हैं कि सब टोटल थायराइडेक्टमी करें। सब टोटल में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, चारों ऑटोलॉगस हुए हैं, ठीक है, चारों ऑटोलॉगस हुए हैं तो चारों निकालनी है, लेकिन एक का 25 ग्राम, हाफ ऑफ द नॉर्मल, 25 मिलीग्राम, नॉर्मल है 50 मिलीग्राम, इसका हाफ करें 25 मिलीग्राम हम लोगों ने बचा के या स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड में ऑटो ट्रांसप्लांटेशन कर दें, या फिर ब्रेकियोरेडियालिस में ऑटो ट्रांसप्लांटेशन कर दें। यहाँ फिर एक ये भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन के अलावा 25 मिलीग्राम को वहीं रहने दें, मतलब सारे ग्लैंड्स निकल गए हैं तो एक ग्लैंड का 25 मिलीग्राम को उसी जगह पे रहने दें, और पोस्ट ऑपरेटिवली कैल्शियम और विटामिन D के आपने टैबलेट्स देने ही देने हैं।
टोटल थायराइडेक्टमी में आपने तो टोटल निकाल ही देना है। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में ऑब्वियसली पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथायरॉइड हार्मोन प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं करा। इट्स द मोस्ट कॉमन कॉज इसकी क्या होती है, टोटल थायराइडेक्टमी में पैराथायरॉइड हार्मोन के ग्लैंड्स भी निकल जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई पैराथायरॉइड का ग्लैंड मेरे मुंह पे नहीं चढ़ा। व्हेनेवर आई से PTH इट मीन्स PTH, बट व्हेनेवर आई से पैराथायरॉइड हार्मोन तो वो ग्लैंड को मैं कहना चाह रही हूँ। थायराइड ग्लैंड के साथ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी निकल जाते हैं और पेशेंट एकदम ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया में चले जाते हैं। ना सिर्फ ये, इवन टोटल पैराथायरॉइडेक्टमी में भी ग्लैंड चले जाते हैं, या फिर कोई कंजेनिटल एब्सेंस हो लाइक डाइजोर सिंड्रोम या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। ठीक, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? साइन एंड सिम्टम्स हाइपोकैल्सीमिया के ही होंगे। हाइपोकैल्सीमिया मतलब ये कि पेशेंट में एक्सपीरियंस पैराथीसिस, पेन्स एंड नीडल्स इन द हैंड्स एंड फीट, एकदम सुइयाँ चुभ रही हैं या क्रैम्प्स पास में जा रहे हैं उसके हैंड्स फीट मसल्स फिंगर्स टोज, एकदम लरिंजियल मसल जो है वो पास में चले गए क्योंकि कैल्शियम था नहीं बॉडी में। तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, क्लिनिकल साइड जोवर्स्टिक साइन ये कि हम अगर ये फेस है ज़ैगोमा पे एंटीरियर टू द ईयर, अगर हम ऐसे उसको टैप करें फेशियल नर्व पे तो सारे वन साइड फेशियल मसल्स जो होंगे वो कंट्रैक्शन में चले जाएंगे। ट्रोशियल साइन ये होता है कि हम लोगों ने लेट सपोज यहाँ पे BP ऑपरेटर्स का कफ बांधा, कफ को इन्फ्लेट किया 2 to 3 मिनट्स के लिए, ब्लड सप्लाई कट ऑफ रही तो क्या होगा, आगे ब्लड जा नहीं रहा, ब्लड के साथ जाता था कैल्शियम आगे जा नहीं रहा तो हाथ क्या कर जाएगा, ट्रोशियल साइन में हाथ कार्पोपिडल स्पाज्म में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे स्पाज्म में चला जाएगा हाथ। ओके जी, डायग्नोस कैसे करेंगे? सीरम कैल्शियम कम होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन कम होगा, प्लस ECG पे आप देखोगे कि QT इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड। QT इंटरवल क्यों प्रोलॉन्ग्ड है? क्योंकि जो प्लेटियो फेस है वो तो कैल्शियम ने ही प्लेटियो बनाना था, तो और कैल्शियम ही थोड़ा सा हेल्प करता है रिपोलराइजेशन में, तो इसलिए QT इंटरवल प्रोलॉन्ग है। ट्रीटमेंट एक्यूट हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है तो इसे इंट्रावीनस कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे इन 10% सलाइन सोल्यूशन 4 आवर्ली अंटिल कैल्शियम लेवल रेज, ऑरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन D सप्लीमेंट्स। पैराथायरॉइड कार्सिनोमा बहुत रेयर है, 1% ऑफ द पीपल में होता है और 50% ऑफ पेशेंट प्रेजेंट विद पाल्पेबल नेक मैस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फाइंडिंग में आप देखेंगे कि वेस्कुलर और कैप्सुलर इन्वेजन हुई होगी, ऑब्वियसली कार्सिनोमा तो इन्वेजन होनी थी। ट्रीटमेंट, पेशेंट्स प्रेजेंट विद स्वीयर हाइपरकैल्सीमिया, कार्सिनोमा स्वीयर हाइपरकैल्सीमिया होता है तो उनको रिहाइड्रेट करना है, इंट्रावेनस बिस्फॉस्फोनेट लगाने हैं। द मेन स्टे एंड पे जो ट्रीटमेंट होता है वो ये है कि रेडिकल एक्सीजन ऑफ द ग्लैंड विद लिम्फोडेनेक्टमी एंड इप्सिलेटरल लोबेक्टमी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये वहाँ का 4 ग्लैंड्स में से जो को कैंसर है निकलेगा ये वाला पोर्शन, प्लस उनके लिम्फ नोड्स, प्लस उस साइड का लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये ट्रीटमेंट है पैराथायराइड ग्लैंड के कार्सिनोमा की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। जज़ाकल्लाह खैर।